बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। जैसे मैं आपको पहले जो है वो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो हमारे पास जो 6 स्टेप है वो क्या है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के नताइज का खुलासा करना। नताइज का खुलासा यानी कि समरी बनाना, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे उसको समराइज करना। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम क्या काम करते हैं? हम 2 ग्रुप बना देते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप होता है मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो है तमाम जो खसूसियात होती हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशंस हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स की प्रोवाइड करते हैं उसको। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरी गैस है, वो हमने किस ग्रुप को दी थी? वो हमने कंट्रोल ग्रुप को। कंट्रोल ग्रुप को जो है हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की थी। जबकि दूसरा जो ग्रुप था उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इस ग्रुप को हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड नहीं की। तो जिससे हमें जो है वो पता चला था कि जो कंट्रोल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम इस तमाम जो कंक्लूजन हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसको अब निकाल रहे हैं कि समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट क्या काम करता है? एक्चुअल डाटा को इकट्ठा करता है। तो गैदर्ड एक्चुअल डाटा, जो एक्चुअल डाटा होता है जो उसको हासिल होता है, ठीक है, जैसे कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इससे जो डाटा उसको हासिल होता है, ठीक है, उसको क्या काम करता है? उसको गैदर्ड करता है, उसको इकट्ठा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या बनाता है? एवरेज बनाता है। तो दोनों ग्रुप का, कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, उसने डाटा को क्या किया? इकट्ठा किया। उसके बाद उसको एवरेज ओस निकाल लिया, ठीक है। फिर उसको क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया उसका स्टैटिस्टिकल के साथ, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आदादोशुमार हैं, उसके साथ उसने उसका कंपैरिजन कर दिया कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो कंक्लूजन करता है, कंक्लूजन ड्रा करता है, समराइजेशन करता है एक्सपेरिमेंट्स की जो उसने परफॉर्म दिए होते हैं। वो डाटा जो है ऑर्गेनाइज करता है, इकट्ठा करता है कंट्रोल ग्रुप से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से। उसके बाद जो है उसका एवरेज निकालता है। एवरेज करने के बाद उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करता है। उसको कंपैरिजन करने के बाद जो है उसको मुकम्मल पता चल जाता है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो किस नोयत के हैं, किस क्या उसका नतीजा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स के बाद लास्ट जो स्टेप है उसका, वो 7th एंड लास्ट स्टेप, ये सबसे बेसिक स्टेप है। इस स्टेप के बगैर ये जितने भी स्टेप्स हैं इनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक इसको रिपोर्ट न किया जाए, ये जो सारी फाइंडिंग्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करते आए हैं हम, तो जब तक उसकी रिपोर्ट ना की जाए, उसको शाया ना किया जाए, फैलाया ना जाए, तो किसी को क्या पता चलेगा कि हमने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आज तक हमारे पास जो भी बुक्स की फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हिस्ट्री के अंदर हज़ारों साल पहले क्या किया था, अरिस्टोटल ने क्या किया था, अबू उस्मान जाहिद ने क्या किया था, इब्न हैशम ने क्या किया था, ये जो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है ये इस वजह से है कि उन्होंने पब्लिश कर दिया, उसको लोगों को बता दिया, फैला दिया, ठीक है। उसकी बुक्स वगैरह जो है उन्होंने लिखी, जिससे हमारे पास डाटा मौजूद है। तो सबसे बेसिक एंड फाइनल जो स्टेप है वो है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, नताइज को शाया करना। अब नताइज को शाया करने के लिए क्या करता है? पब्लिश। पब्लिश का मतलब फैला देना उसको, फाइंडिंग्स जो उसने रिसर्च की है, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो उसने नतीजा निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, उसको वो क्या काम करता है? अपनी फाइंडिंग्स को उसको पब्लिश कर देता है, लोगों को बता देता है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, तो जैसे कि रिसाले हो गए साइंसी, ये इस तरीके से जो बुक्स हैं, तो इस सूरत में पम्फलेट्स की सूरत में इस तरीके से लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, पब्लिश कर देता है, जिससे जो है वो फिर टॉक्स वगैरह करता है, मीटिंग्स करता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, मुल्कों के अंदर बैरूनी ममालिक में दौरे करता है, लोगों को बताता है, सेमिनार्स मुनक़िद करता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल में, जिससे जो लोग हैं उस पर डिबेट्स करते हैं, उनको जानने का मौका मिलता है कि किस तरह आपने एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या क्या बायोलॉजिस्ट ने फाइंडिंग्स की हैं एक्सपेरिमेंट्स से, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, एक तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो रिजल्ट वो निकाल लेता है उसकी समरी बना लेता है एक्सपेरिमेंट्स के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लास्ट है वो क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। सारों को, सब लोगों को जितने भी हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? तो बता देता है। किस तरीके से बताता है? जैसे कि
बुक्स की सूरत में बुक्स वगैरह राइट करता है। उसके बाद साइंटिफिक जो है जर्नल्स, जो जैसे मैंने आपको बताया रिसाले वगैरह शाया होते हैं, उनकी सूरत में मीटिंग्स मुनक्कद करता है, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, जिसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस हासिल होती है कि इन्होंने जो है वो क्या क्या फाइंडिंग्स किए हैं। जैसे आज से हज़ारों साल पहले जो एरिस्टोटल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसका हमें जो है अगर वो तहरीरी तौर पर मौजूद ना होता तो हमें उसके एक्सपेरिमेंट्स का, इन चीज़ों का पता ही ना चलता कि उसने क्या फाइंडिंग्स की है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया जो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लास्ट स्टेप जो है हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। अब हम इसके ज़रिए जानेंगे, इस टॉपिक के ज़रिए, कि सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, क्योंकि ये हज़ारों साल पहले की बीमारी है और ये स्टेप्स बताएंगे हम आपको कि कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस, डिटेक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो मलेरिया जो है ये 2000 साल पहले भी बीमारी थी, ये कॉमनली नॉन पाकिस्तान के अंदर जो है ये लोग आम जानते हैं इसको, इसके बारे में पता है लोगों को। मलेरिया जो है वो हमें पता है कि किससे होता है, तो हम जो है वो हज़ारों साल पहले जो फिजिशियन थे इसका ट्रीटमेंट तो कर लेते थे, इसका इलाज तो कर लेते थे, लेकिन उनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं था कि बीमारी किससे पैदा होती है, किस वजह से होती है, उसके काजेस को जानने से वो बेखबर थे, अनअवेयर थे। तो अब इसलिए जो कहते हैं 2000 साल पहले भी फिजिशियन जो है बीमारी का इलाज कर देते थे, ठीक है, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हुए, उससे हर्बल से जो है मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट कर लेते थे, लेकिन पता नहीं था उनको। तो ये वर्ड निकला कहाँ से मलेरिया, ये इटालियन वर्ड्स है जी। क्या वर्ड्स है? इटालियन वर्ड्स। इसका मतलब क्या, माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर, कि उन लोगों का ख्याल था कि जो मलेरिया है ये माशी प्लेसेस, दलदली इलाकों में जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहाँ पर जो है ये बीमारी होती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर से जो खड़ा पानी होता है वहाँ पर से हवा गुजरती है, वो क्या जाती है, गंदी हो जाती है। उस गंदी हवा के अंदर इंसान जब सांस लेता है तो वो मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। ये उनकी अजम्पशन थी, ठीक है। तो उनका ख्याल था कि इसलिए उन्होंने नाम दिया इसका, इटालियन मीन्स वर्ड जो है वो क्या है कि माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर, कि ये जो बीमारी है मलेरिया की, ये स्टैगनेंट खड़ा वाटर जो है उसके ऊपर से जब हवा गुजरती है, माशी प्लेसेस दलदली इलाकों से जब हवा गुजरती है, तो वो हवा जब उसमें सांस लेता है इंसान तो क्या हो जाता है, उसको मलेरिया हो जाता है। तो इसलिए जो है कुछ वॉलंटियर्स ने, वॉलंटियर्स कहते हैं रजाकार को, वॉलंटियर्स ने जो है क्या किया, रजाकारों ने भाई उस पानी को पिया, स्टैगनेंट वाटर, खड़ा पानी जो दलदल इलाकों का पानी था, उस गंदे पानी को लिया, उसको पिया, एक अपनी खिदमत पेश की ताकि पता चल सके कि बीमारी किससे होती है। तो जब उन्होंने पानी पिया तो पानी पीने के बाद उनको मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। जब मलेरिया नहीं हुआ तो इससे पता चला कि ये जो उनका सोच ख्याल था ये था गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उनका ख्याल था कि दलदली इलाकों से जब हवा गुजरती है तो उसका पानी पीने से इंसान मलेरिया में मुब्तला हो जाता है, लेकिन उन वॉलंटियर्स ने पानी उसका पिया, दलदली इलाकों का, स्टेगनेंट वाटर का, लेकिन उनको कुछ भी मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद अब देख लें, इसके जो है हम स्टडी कर रहे हैं इस केस को, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जान रहे हैं मलेरिया की, ये होता किस वजह से है। तो 17th सेंचुरी, आपको पता है कि इस सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, अमेरिका जो है वो डिस्कवर्ड हो गया था। तो डिस्कवर होने के बाद वहाँ एक दरख्त था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले मेडिसिन जो बना होती थी वो हर्बल होती थी, जड़ी बूटियाँ होती थी, जिससे जो है वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता था, इलाज किया जाता था। तो इस तरीके से जो है वो द बार्क ऑफ ट्री नोन एज क्यूना, एक दरख्त की उन्होंने छाल ली, बार्क ली, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, क्यूना। इस क्यूना जो दरख्त है, इसकी जो छाल ली उन्होंने, तो ये बहुत क्या थी, इफेक्टिव थी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। मलेरिया के पेशेंट्स को जो है ये दी जाती थी, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर, और वो क्या उसके ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाते थे, रिकवर्ड हो जाते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ अर्से बाद जो कुछ सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, कुछ जो बेईमान ताजरों ने क्या किया, उन्होंने उसका मुतबादल पेश कर दिया, सब्स्टिट्यूट का क्या, मुतबादल पेश कर दिया। मुतबादल उन्होंने क्या पेश किया, एक और दरख्त जो उससे मिलता जुलता था, जिसका नाम सिनकोना था। सिनकोना जो दरख्त है उसकी जो छाल है वो उसकी मिलावट करनी शुरू कर दी। यानी कि पहले जो है वो क्या काम करते थे, क्यों ना दरख्त है उसकी छाल लेते थे, उसको जो है यूरोप में भेजते थे, जिससे वो आमदनी कमाते थे। फिर जब इसकी छाल, इसकी जो मांग है वो ज़रा बढ़ गई,
क्यों ना कि जब मांग बढ़ गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसऑनेस्ट जो है मर्चेंट्स ने, बेईमान ताजरों ने क्यों ना की जगह जो सब्सटीट्यूट जो है वो जो बार्क ट्री जो है वो देनी शुरू कर दी, वो सिनकोना थी। सिनकोना अब ये फायदा हो गया क्योंकि जो क्यों ना थी ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितनी कि सिनकोना थी। सिनकोना वाज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिनकोना की जो दरख्त की छाल थी, ठीक है, बार्क ट्री थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो इससे जो है वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया उसका ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी कि काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। तो काज ऑफ मलेरिया जो है सबसे पहले किसने काम शुरू किया था, 1878 लेवरॉन ने। तो लेवरॉन ने क्या काम किया था, उसने ये काम शुरू किया था कि उसने पता चलाना शुरू कर दिया मलेरिया जो है इसकी काज क्या। उसने एक पेशेंट का ब्लड लिया, मलेरिया पेशेंट्स का, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। अंडर द माइक्रोस्कोप उसने जब एग्जामिन किया मलेरिया पेशेंट्स की ब्लड को, तो फिर उसको पता चला, उसने टाइनी क्रिएचर देखी, छोटी छोटी सी मखलूक देखी, टाइनी क्रिएचर, छोटे छोटे से जो है वो जानदार देखे मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड के अंदर। जब उसने उस ब्लड के अंदर देखे तो फिर उसने जो है वो जब बताया तो लोगों ने उसका जो है वो एतबार नहीं किया। 2 साल बाद और फिजिशियन ने जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसको भी जो है वैसे टाइनी क्रिएचर नजर आई, ठीक है। तो इस तरह जब दूसरी तीसरी मरतबा जो है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया, तो फिर उनको पता चला कि जो मलेरिया पेशेंट्स है उसके जो ब्लड के अंदर है वो टाइनी क्रिएचर, छोटे छोटे से जो है वो जानदार उनको नजर आए। बाद में उसका नाम उन्होंने प्लाज्मोडियम दे दिया। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, उसका नाम उन्होंने प्लाज्मोडियम दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज जो 9th क्लास आपको जो लेक्चर दिया है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह जो है कल हम मलेरिया का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।